नमस्कार दोस्तों, जोहार। एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है और इसी पर सारा संसार कायम है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा है। जेपीएससी का इंटरव्यू जो कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे में जो समय बचा हुआ है और जो 5600 कैंडिडेट एग्जाम लिखे हैं, अब कुछ लोग कहते हैं 5200, कुछ लोग 5400, उस पर मत जाओ। तुमने लिखा है ना, बात खत्म। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखना है और तैयारी अभी से प्रारंभ कर देना है। अभी हम दो पॉइंट पे बात करेंगे और आपको रेगुलर इस चीज पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आप और हम मिलकर काम करेंगे और एक निश्चित सफलता सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए एक रोड मैप बनाए। आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें बताना, लेकिन इससे पहले एक ब्रीफ नॉलेज आपको दें कि पिछले बार, ठीक है, जो इंटरव्यू हुआ, आप सभी को पता है कि 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, किसी का 10 मिनट वीडियो ये इंटरव्यू चला। ठीक है, माफ कीजिए। मैंने जो पिछले बार इंटरव्यू दिया उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो इंटरव्यू चला था वो कुल 35 मिनट से 36 मिनट तक चला था, मुझे एकदम बिल्कुल याद है। ठीक है। अब सवाल यह है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। आप जिस भी जिले से हो, रांची, गढ़वा, पलामू, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, हजारीबाग, गिरिडीह, किसी भी जिले से, बोकारो, जमशेदपुर, आप सिंपल ये देखना कि आपको अपने जिले के बारे में टोटल नॉलेज है या नहीं, पहला चीज। और #1 2 3 4 टोटल 20 वीडियोस में इंटरव्यू के सेशन पे लेकर आ रहा हूं, फुल पैकेज आप लोगों के लिए। और कहीं मत भटकना जब तक हाथ में रिजल्ट ना आ जाए। कहीं भटकना मत, ये नहीं कि कोई इंटरव्यू का सेशन चला रहा है, बिना रिजल्ट का पहुंच गया इंटरव्यू देने। यार बहुत बहुत खराब लगता है। ठीक है। पिछले बार जो सवाल पूछा गया, मैं बता रहा हूं, पूरा वीडियो देखना। मैं पूरा जो आंखों देखा हाल हमारा जो था, वो जो मेरे स्मरण में आज भी है, वो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। फिर इंटरव्यू का ये दूसरा वीडियो आएगा, तीसरा वीडियो आएगा, जिसमें मैं आप लोगों से कनेक्ट होके सारे बिंदुओं पे बात करके मैं आप लोगों के साथ एक नई राह इंटरव्यू को लेकर चाहता हूं कि बनाऊं। तो ये मेरा नंबर है 777 999 222 और मैं एक ग्रुप बनाया हूं इंटरव्यू के लिए। तो जो भी बच्चे मेंस लिखे हैं, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप पहले बच्चे हों, क्योंकि ग्रुप में तो मान लीजिए हम हैं ही और भी 2 4 बच्चे हैं। तो आप सभी जितने भी हैं लोग, और देखो यहां कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पैसे वैसे की बात नहीं हो रही। एक तो ये समझ लें, ये नहीं कमेंट करने लगना। ठीक है, क्योंकि आप जिस नाव में बैठे हो उसी नाव में मैं भी हूं। ठीक है। अब देखना यह है कि मंजिल किसे किसे मिलती है, तो ठीक है, मिलेगा। क्या होगा जिंदगी में देखा जाएगा आगे। तो जैसे ही मैंने एंटर लिया, तो मुझसे जो सवाल पूछा गया, जैसे ही हमने प्रवेश किया, तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। 3 लोग बैठे हुए थे। एक मैम थी अजिता भट्टाचार्य मैम, और 2 सर थे, इनका नाम हमें नहीं पता। तो जब मैंने प्रवेश जैसे ही किए रूम में, तो जो चेयर था वहां पे जाके खड़े हो गए। तो मैम बोली कि सिट डाउन। मैं बैठ गया। उसके बाद जब अभिवादन कंप्लीट हो गया, तो पहला सवाल पूछा गया नोबेल प्राइज से। ठीक है। और मैं बैठा ही था, और उसके जस्ट 1 मिनट के बाद अजिता भट्टाचार्य जो मैम थी, वो पूछी कि ओके संयम, डू यू नो अबाउट नोबेल प्राइज। तो ये जो प्राइज वो बोली, तो मेरे को मतलब प्राइज सुनाई दिया, तो मैं कंफ्यूज हो गया। देखो, मेरा इंटरव्यू में जो मार्क्स था वो 52 था। ठीक है। लेकिन हम इंटरव्यू सेशन को बहुत मजेदार बनाए थे, लेकिन मेरा पहला ही सवाल जो पूछा गया, हम उसका उत्तर नहीं दे पाए। यह सच था। दिस इज वेरी ट्रू। मुझसे पूछा गया कि आपको पता है नोबेल प्राइज के बारे में, लेकिन मैंने कहा जी मैम, भारत में किन्हें मिला है। तो अब हम कंफ्यूज हो गए। सच बता रहे भाई, तुम्हें कमेंट में जो बोलना होगा बोलना, लेकिन मैं सच बता रहा हूं।
नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया, मेरे दिमाग से ही सारा कुछ उड़ गया। और मैंने हॉबी में क्या डाल के रखा था वो भी बता रहा हूं, पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग मेरा हॉबी रहा है। अब नोबेल प्राइज के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि मान लीजिए वो भी बंगाली कल्चर से आती है तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर। बोलिए और कोई? बोले अमर्त्य सेन। ठीक है, जबकि नोबेल प्राइज तो लगभग 9-10 लोगों को मिला है, कैलाश सत्यार्थी वगैरह भी है। मुझे नहीं आया अच्छे से जवाब देना, और मैंने कंप्लीट नोबेल प्राइज पे नहीं दिया जवाब, तो मैम को लगा ऐसा कि इसका फैक्चुअल नॉलेज थोड़ा डाउन है। ठीक है, हालांकि मेंस में नंबर अच्छा था मेरा, मार्कशीट में शेयर करूंगा। फिर मेरे स्कूलिंग पे उन्होंने पूछा कि ठीक है किस स्कूल से आप पढ़ के निकले। अब सोचो, मैंने नोबेल का प्राइज का जो गलत आंसर दिया, मेरे स्कूल पे चली गई और पूछी वो कि ये बताइए सही किस स्कूल से पढ़े हैं। तो हम बोले SRSSR हाई स्कूल। तो बोले ये कहाँ है? मैंने कहा कि इस स्थान पे गिरिडीह जिले में। तो बोले फुल फॉर्म क्या है? तो सरदार राम सी सिरपतिराम उच्च विद्यालय। ठीक है, इतना लंबा नाम है हमारे स्कूल का। वहां बताए जब, ठीक है, तो बोली ये इतना लंबा नाम? तो बोले हाँ मैम, ये वहां के 2 प्रमुख व्यक्तित्व थे जो उस क्षेत्र के लिए बहुत काम किए थे, तो उनके द्वारा ये जमीन दान में दी गई थी। ये बताएं? ठीक है, ओके। फिर पेंटिंग मैंने डाल के रखा था अपना हॉबी। तो चूंकि देखो होता है यार, जो भी बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है। पेंटिंग मैंने डाल के रखा था, तो उन्होंने पूछा कि संयम ये बताओ, पेंटिंग में आप माजिद, ये जो क्या नाम है उनका, नाम भूल रहे हैं, MF हुसैन, MF हुसैन के बारे में बताइए। तो हम बोले मैम ये थोड़ा विवादों के घेरे में रहे थे, हिंदू देवी देवताओं का कुछ ऐसा तस्वीर बनाया था इन्होंने जिसके कारण इनके विवाद जो है वो सर्वविदित है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि MF हुसैन के बारे में और कुछ। हम बोले सॉरी मैम। बोले वो जिंदा है या उनकी मृत्यु हो गई? हम बोले शायद मैम मृत्यु हो गई। एकदम जो मैं बोल रहा हूं उसी तरह मैंने बोला। ठीक है, वो फिर से मेरा एक नेगेटिव चला गया पेंटिंग वाले, जबकि पेंटिंग का मैं पूरा इतिहास पूरा अच्छे से पढ़ के गया था। जो आपका जो पिकासो हो या और भी जितना भी पेंटिंग का है, या मुगल कालीन चित्रकला या प्राचीन भीमबेटका, ये तमाम चीजें थी दिमाग में। ठीक है, फिर मैम इतना कंप्लीट करते करते लगभग 8 से 9 मिनट उन्होंने मेरा दिया। आपको भी पता है कि इतना समय लगेगा। फिर पता नहीं इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग थे वो इंटरेस्ट से बहुत सवाल पूछ रहे थे। रशिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में बगल में बैठे हुए थे, उसमें चल रहा था, ये न्यूज था। तो उन्होंने पूछा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बताइए सही, इससे आपके गांव में क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी सिंपल, ये रटा रटाया आंसर था। मैंने कहा चूंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो लड़ रहे हैं, और दोनों जो है आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरा तेल के लिए। ऐसे में भारत के लिए ये होगा कि जो इंपोर्ट वहां से होता है माल, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जिसके कारण महंगाई का जो दर है थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि भारत के पास अन्य जो प्रतिस्थापन की स्थिति है, यानी कि जो अन्य ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, उसका ये लाभ उठा सकता है भारत, और भारत में इसके प्रभाव कमोबेश कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बोले फिर भी क्या हो सकता है? बोले पेट्रोल का दाम बढ़ सकता है, ये सब बातें हुई। ठीक है, इसमें हमें लगता है कि मैंने 100 जवाब दिया, बढ़िया जवाब। महंगाई पे बात हुआ, चूंकि मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था। ठीक है, तो महंगाई पे बात हुआ, तो महंगाई पे उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि महंगाई क्यों बढ़ता है? ठीक है, तो महंगाई क्यों बढ़ता है इसका तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारा कारण है। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे इकोनॉमी में, जो पेपर 5 है इकोनॉमी का, तो इन्फ्लेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक भी दिया हुआ है, मुद्रास्फीति। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया महंगाई बढ़ने का कारण क्या है। इसका भी आंसर मेरा मान के चलिए 80% सही गया। ठीक है, अब आप इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए हैं, उतना आप मतलब नहीं कर सकते हो यार कि एकदम 110% बेहतर जाए। कोई अगर बोलता है मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया, दैट मीन वो मतलब फेक रहा है यार, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज देखो मैं फ्रेंडली होकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप और हम एक ही नाव में, मैं हमेशा कह रहा हूं। फिर अजिता भट्टाचार्य मैम पूछती हैं कि ये बताओ संयम, जी भाई एसपी तुमने मतलब पोस्ट प्रेफरेंस क्या है तुम्हारा? तो मैंने कहा कि JPS। तो उन्होंने कहा कि क्यों, इस पे आके तुम्हें करप्शन करना है, पैसा कमाना? हम बोले नहीं मैम ऐसा नहीं है। तो क्यों आना चाहते हो पुलिस प्रशासन में? तो मैंने कहा कि चूंकि जो प्रशासनिक कार्य है जिसमें कि JAS और JPS मिलकर कार्य करते हैं, और केंद्रीय स्तर पे जो IAS और IPS होते हैं वो मिलकर कार्य करते हैं, तो किसी भी तरीके से
ठीक है, अगर जेएस से भूल चूक हो जाती है तो जेपीएस जो है वो आगे बढ़कर उसे कार्य करता है दीवानी और फौजदारी मामले में। ठीक है, ये मेरा जवाब था, आप लोग बताइएगा कितना सही या कितना गलत। तो इसलिए मुझे पुलिस सर्विस जो है वो बेहतर लगता है और मैं इसे करना चाहता हूँ। फिर ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि आपके आसपास में कोई ऐसे जो डीएसपी हों जो आपके जान पहचान में हो, तो मैंने कहा नो। ठीक है, अगर आप जान भी रहे हैं किसी को बोलिए नो, नो मैम ऐसा नहीं। ठीक है, फिर ये जो थर्ड पैनल में बैठे हुए थे सर, ये आई थिंक हमें मतलब कहीं के मतलब लग रहे थे कि कोई आईएएस रैंक के ही अधिकारी थे। फर्स्ट क्लास, गोरा चिट्टा, एकदम बहुत खूबसूरत। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बारे में इन्होंने पूछा हमसे कि किस जिले से आते हो बेटा। मैंने कहा गिरिडीह जिला। तो किस चीज के लिए जाना जाता है गिरिडीह जिला। मैंने कहा वहाँ पे जो धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे पहले हम बताएंगे कि पारसनाथ पर्वत जो है पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है, ये गिरिडीह में आता है, मधुबन नामक क्षेत्र है। ठीक है, मधुबन के इकोसिस्टम के बारे में पूछे, जैव विविधता से जोड़ के उन्होंने पूछा। ठीक है, फिर इतना कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन को यहाँ पे वो ब्रेक भले ही लगा दिए लेकिन उनके दिमाग में चल रहा है कि आगे इससे क्या पूछना है। फिर जो सेकंड नंबर वाले जो सर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि कॉमर्स है बेटा तुम्हारा। मतलब बहुत कैजुअल टॉक चल रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटरव्यू चल रहा है, लग रहा है कि नहीं कितना एक शिक्षक के सामने हम बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, तो कॉमर्स के बारे में फिर पूछा गया कि कॉमर्स में ये बताओ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितने ऑनर्स पेपर है, सारा वो डिटेल बता दिए। वो तो मान लीजिए जो कॉमर्स के विद्यार्थी रहेंगे बता ही देंगे। गोल्डन रूल पूछा गया, वो भी मैंने बताया। तो कॉमर्स वाले में मेरा ठीक ठाक मतलब रहा परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं था। जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पूछा गया कि ये किस टाइप का टैक्स है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें अंतर उन्होंने पूछा कि कोई उदाहरण के थ्रू आप इसका जो उदाहरण के थ्रू आप इसे समझाइए। तो मैंने जीएसटी के बारे में बताया कि चूंकि रमेश सिंह में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, रमेश सिंह के पुस्तक में जो टीएमएच का बुक है, कि जीएसटी या फिर कोई भी जो टैक्स है अगर अप्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष है, ठीक है, तो इसमें अंतर बस इतना है कि प्रत्यक्ष कर जो है जिसे चोट लगेगा, जिसका खून बहेगा, वो हुआ प्रत्यक्ष टैक्स, यानी कि डायरेक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया वही व्यक्ति देगा, तो प्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हुआ वो जो लगाया गया है किसी वस्तु के ऊपर लेकिन देना है किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो ये मैंने उसमें डिटेल में बताया नहीं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, पारसनाथ पे फिर घूम के आ गए ये सर। ठीक है, उन्होंने कहा पारसनाथ के बारे में हमें ये बताओ कि कितने तीर्थंकरों ने, ठीक है, वहां पे कैवल्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की। वो जवाब मैंने दिया। फिर उनका जो अगला था कि जैन धर्म क्यों संकुचित हो गया, क्या रीजन था, तो ये वाला कम से कम 3 से 4 मिनट मैंने इसमें बताया कि जैन धर्म के जो संकुचित होने का सबसे बड़ा कारण था, जो उसका सिद्धांत था वो बहुत कठोर था, जबकि बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्गी था, वो बौद्ध धर्म से जोड़ के पूछे थे। तो इसमें कम से कम 6-7 पॉइंट मैंने बताया। अब देखो, तुम्हें तैयार रहना होगा, गिरिडीह से हो कहीं से भी हो, तुम्हें तैयार रहना होगा कि तुम्हारे जिले में अगर कुछ सेंटर ऐसा है, ठीक है, तो आपको वो चीज कर लेना होगा। ठीक है, फिर डबल इंजन की सरकार क्या होती है ये पूछा गया था। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल इंजन गवर्नमेंट। तो मैंने बताया कि डबल इंजन की सरकार एक नारा है जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा हमेशा इस नारा का प्रयोग किया जाता है आए दिन चुनावों में। और डबल इंजन की सरकार का मतलब हुआ कि केंद्र में अगर एनडीए की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट चाह रही है कि स्टेट में भी गवर्नमेंट जो हो एनडीए का ही बने या बीजेपी का बने। इतना कुछ होने के बाद 12 प्रश्न, ये कंप्लीट मैंने वही बताया है जो मुझसे पूछा गया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है सही, थैंक यू, मैं अपने सीट से बहुत ही आराम से उठना है। आप लोगों को अगर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो बहुत आराम से उठना है, चेयर को पीछे नहीं करना है, ये नहीं कि उठे एकदम हल्ला करते हुए, ऐसा कुछ नहीं, आवाज बहुत कम से कम है। फाइल मैंने उठाया, अभिवादन, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर करते हुए फिर मैंने वहां से निकला। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है हम बहुत कुछ आपको इसमें नहीं एक्सप्लेन कर पाए हो और हो सकता है आप कमेंट भी करो यार तुम इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन देखिए आपको मैं एक बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस कि हाँ ये चीजें पूछी गई। अब मैं आता हूं पॉइंट पे, इंटरव्यू का जो सेशन है, मान लो अगले 1 महीने में, क्योंकि अभी देखो खबर है कि आज नियुक्ति हो सकती है, पेपर में भी आया, इस पे एक वीडियो आप लोगों को अभी बनाएंगे। यहाँ पे ये जो नंबर है, अगर आपको लगता है कि नहीं संयम के वीडियो को देखने के बाद इसकी बात में सच्चाई है, इसके
जो इसके जो क्रियाकलाप हैं उसमें आपको लगता है कि नहीं बेहतर तरीके से कुछ आगे हम लोग मिलके कर सकते हैं, आप और हम, ठीक है, चूंकि वी ऑल आर झारखंडी, देन आप आइए हम लोग ग्रुप में जुड़ते हैं, ग्रुप टॉक किया जाए पॉजिटिव माहौल में। देखो यार नेगेटिविटी से दूर होना पड़ेगा, तुम्हें भी पता है 5600 जो लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने मेंस लिखा है, होना 1000 लोगों का ही है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये तो अभी कोई नहीं जान रहा है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल 1 महीने के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये चीज आपके जीवन में आए, आपको इस चीज को फील करने का मौका मिले, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए सोच रखा है या जो चाहते हैं, ठीक है, कि जितने भी विद्यार्थी मेंस लिखे हैं, आइए हम लोग एक मंच पे, नो पेड प्रमोशन, नो अब्यूज, नो मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है। और अभी तो ये इंटरव्यू का पहला वीडियो है, आफ्टर दैट हम लोग इस पे #1 #2 टोटल 20 वीडियो लेके आएंगे सभी जिलों के बच्चे के लिए, और जो इंफॉर्मेशन बेस्ट हो सकता है वो आपको देंगे कि इंटरव्यू में कैसा सवाल पूछा जा सकता है, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, आपके स्टेट लेवल का, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल का, इवन आपके ब्लॉक लेवल का। तो आप लोग जब एक मंच पे आएंगे तभी तो सारे बच्चे एक साथ एक दूसरे के विचारों को साझा करेंगे, तो हम लोगों को मजा भी आएगा उसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।